हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी एक शॉर्ट स्टोरी कॉमरेड लग्जमबर्ग एंड कॉमरेड ग्राम्स्की pass each other at a congress of the Second International in Switzerland on the 10th of March 1912, written by Anne Finger। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटल बहुत बड़ा है हमारी स्टोरी का, पर स्टोरी जो है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है। एन फिंगर ने स्टोरी लिखी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको फिक्शन की तरह मानेंगे, पर फिक्शन की तरह पढ़ेंगे, पर आप इसका जो मैसेज है वो एक रियल लाइफ स्टोरी की तरह समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं एन फिंगर के बारे में। तो एन फिंगर का जन्म हुआ था ओकलैंड में 1951 में। ये एक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट थी, यूएस से बिलोंग करती थी ये। इन्होंने 2 वॉल्यूम्स लिखे फिक्शन और 2 मेमोर्स लिखे। इन्होंने अपनी बीए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है लग्जमबर्ग, एक है ग्राम्स्की। दोनों का ही नाम टाइटल में इंक्लूडेड था। तो अपनी लग्जमबर्ग है ना, ये एक रियल लाइफ फिगर है ऑब्वियसली, और इनको रियल लाइफ में ही एक हिप डिसलोकेशन था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनको ये कह दिया कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, और ये 1 साल के लिए बेड रिडन हो गई थी। उसी के बाद से इनको चलने फिरने में दिक्कत होने लगी, और साथ ही साथ जो बोलते हैं ना कि एक तरीके से मूवमेंट में दिक्कत होना, तो ये डिसेबल थी। दूसरे हैं हमारे ग्राम्स्की। अब ये जो ग्राम्स्की हैं, इनको है हंच्ड बैक है इनकी, एक तरह से कुबड़ निकला हुआ है इनका। इनको ट्यूबरकुलोसिस था बोन्स का, और इसी वजह से इनका हंच बैक भी था। हमारी स्टोरी में बात की जा रही है एक कांग्रेस मीटिंग की, एक ऐसी मीटिंग की जिसमें ये सारे लोग आए हुए हैं, इंक्लूडेड लग्जमबर्ग एंड ग्राम्स्की। बेसिकली दिस इज सेकेंड इंटरनेशनल मीटिंग, जो एक रिजॉर्ट होटल में हो रही है, जो कि लेक कैटेनो के पास है। लग्जमबर्ग का पूरा नाम है रोजा लग्जमबर्ग। अब रोजा लग्जमबर्ग ने जेनेवा रूम में जस्ट अपनी एक स्पीच दी है, और यहीं पे एकदम से क्राउड आया, और वो क्राउड से धक्का लग लग के ये वहां से आगे खिसक के चली गई, क्योंकि अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई ड्यू टू हर डिसेबिलिटी, इसलिए भीड़ में ये आगे खिसक के चली गई। अब यहाँ पे एन फिंगर हमें दिखा रही हैं कि कैसे एक डिसेबिलिटी एक पर्सन की पर्सनल लाइफ और पर्सनल जो कुछ चीजें होती है, डेली जो टास्क होते हैं, उसको कैसे अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्राम्स्की है ना, वो ट्यूरन नाम की जगह पे है, इटली में ये जगह है, और अब ये 3 दिन में पहली बार खाना खा रहे हैं। अब वो ये इससे दिखता है कि ग्राम्स्की की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ अच्छी नहीं है, और जिस तरीके से उनका ये स्केड्यूल है कि उन्होंने 3 दिन में पहली बार खाना खाया, ऐसे दिखता है कि ये सफर भी कर रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि जिस टेबल पर ये खाना खा रहे होते हैं ना, जिस टेबल पे ये अभी खाना खा रहे हैं, वो टेबल इनके हिसाब से काफी ऊंचा है, क्योंकि इनकी बैक हंच्ड है, इसलिए ये ढंग से टेबल तक पहुंच नहीं पा रहे। और इनकी एक्सेसिबिलिटी इशू को यहाँ पे एन फिंगर प्रेजेंट करती हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी में भी जो डिसेबल पर्सन थे, उनको ऐसे ही डेली लाइफ में कितनी चीजों से सफर करना पड़ता था। अब हमारी एन फिंगर एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताती है, यानी कि थोड़ा पीछे पहुंच गई है, पास्ट में पहुंच गई है, और बताती है कैसे लग्जमबर्ग, ये रोजा लग्जमबर्ग एक बारी कार्ल लिबनेकच, आई एम अनेबल टू क्लियरली प्रोनाउंस दिस वर्ड, एंड कार्ल और उसके साथ 12 अदर जुडिसेस के साथ ये खाना खाने गई थी। और वहीं पे इनको ये पता चला कि इनके जितने भी साथी हैं ना, वो सारे साथी इनकी ऑपोजिशन में है, सारे वर्ल्ड वॉर 1 को प्रमोट कर रहे हैं, चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 अच्छे से सफल हो, और ये लग्जमबर्ग इस चीज के विरोध में है। इसी वजह से लग्जमबर्ग को जेल भेज दिया जाता है, इनको सिर पर मारा जाता है और कैनल में फेंक दिया जाता है। अगले पैराग्राफ में हमारी स्टोरी में हम सीधा आ जाते हैं जिस जगह अभी हम हैं, जो यहाँ पे मीटिंग चल रही है, सेकेंड इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है, हम वहीं पे आ जाते हैं वापस से। और यहाँ पे हमारी जो एन फिंगर है वो हमें समझा रही है कि जो ग्राम्स्की है ना, इनका हैंकरचीफ इनको चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जस्ट छींक मारी है इन्होंने,
और अब इनको अपना हैंकरचीफ चाहिए। ये छींक मारने वाली बात बताते ही हमारी जो एन फिंगर है वापस से पास्ट में पहुंच जाती है और बताती है कि एक बार ऐसे ही ग्राम्सकी ना पेट्रोग्राड ट्रेन स्टेशन पे थे और वहां पे 4 आदमी और एक औरत यानी 4 men एंड अ वुमन ये इनका मजाक उड़ा रहे थे, इनके हंचबैक का मजाक उड़ा रहे थे। और वहीं पे ग्राम्सकी ने उनको हैंडल करने के लिए अपनी जो वॉइस थी उसको एकदम डीप कर लिया, एकदम गहरी आवाज, एकदम भारी आवाज में ये बोले, क्योंकि उन लोगों को ये ना लगे कि इनकी डिसेबिलिटी, इनकी वीकनेस है और ये अपना अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने अपनी वॉइस डीप कर ली। ये बता के हमें एन फिंगर ये समझाना चाहती है कि एक पर्सन लाइक ग्राम्सकी जो फिजिकली डिसेबल्ड है उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी होती है, वो कैसे फील करते हैं जब कोई सामने वाला इंसान उनको देख के सरप्राइज हो जाए या देख के कोई खराब रिएक्शन दे। अब जैसे कि टाइटल में है कि ये दोनों लग्जमबर्ग और ग्राम्सकी एक दूसरे के सामने से निकलेंगे, दे विल पास ईच अदर। अब क्योंकि ये फिक्शन है, क्योंकि एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, इसीलिए एन फिंगर बताती हैं कि चलो हम मानते हैं कि रोजा लग्जमबर्ग और एंटोनियो आपस में मिल गए। अब ये आपस में जब मिलते हैं तो इनका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन जो है वो होना चाहिए कि एक दूसरे को देखें और मुड़ जाएं, पर ऐसा नहीं होता। रोजा यानी लग्जमबर्ग है, इनका नाम पूरा रोजा लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग ग्राम्सकी को देखती हैं, स्माइल करती हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं लग्जमबर्ग हूँ, ये कहते हैं मैं ग्राम्सकी हूँ। आपस में बात करते हैं और रादर देन अपने दुख बांटने के अलावा ये क्या करते हैं, पॉलिटिक्स को डिस्कस करने लग जाते हैं, एक डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से पार्टी के बारे में बात करते हैं। और इतने में रोजा लग्जमबर्ग कहती हैं कि मुझे लगता है कि अगर ये पार्टी डिसेबल पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती तो शायद मैं इतनी देर तक रुकी भी नहीं होती, और शायद अगर मैं एक वुमेन हूँ तो मुझे तो लोग इतना इनवाइट भी नहीं करते, तो शायद मैंने ये पहली बार है जो मैंने इतनी देर तक इस पार्टी में टाइम बिताया है। अब एन फिंगर तब की बात करती हैं कि जो हिटलर है उसकी जो पूरी जिस तरीके से वो रूल कर रहा है, जिस तरीके से वो लोगों को परेशान कर रहा है, उनके बारे में बात करते हैं ये। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ एबलिज्म। अब बेसिकली ये सब बात करते करते ना एन फिंगर सोचती हैं कि हम ऐसी रियलिटी के बारे में सोचते हैं कि लग्जमबर्ग और ग्राम्सकी दोनों की एज बड़ी ही नहीं, दोनों जितने एज के थे उतनी एज के ही हैं। और अभी सेकेंड इंटरनेशनल वाले टाइम से सीधा हम बहुत सालों बाद आ जाते हैं 1990 के टाइम पे। 1990 में मिलते हैं डिटमैस स्टेशन में। अब यहाँ पे रोजा एक रीड कर रही हैं कुछ, बेसिकली रीड कर रही हैं अबाउट द न्यूली पास्ड अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक नया एक्ट पास किया गया है फॉर दी डिसेबल पर्सन। ये जो छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में छपा हुआ है ये। और यहीं पे ये एन फिंगर की इमेजिनेशन है कि ये बहुत सालों बाद आ गए हैं। लग्जमबर्ग और ग्राम्सकी आपस में बात करना शुरू करते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि एन फिंगर इज अनेबल टू फैब्रिकेट एनी सिनेरियो। वो कुछ सोच नहीं पाए कि क्या बात करेंगे, इसीलिए वापस से हम उसी टाइम पे आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, जब जेनेवा रूम में लग्जमबर्ग ने एक स्पीच दी थी, उसी टाइम पे आ गए हैं हम। और ऐसा सीन दिखाती है, सीन हम समझाती है एन फिंगर कि लग्जमबर्ग और ग्राम्सकी एक दूसरे की तरफ कहीं से धक्का लगते लगते एक दूसरे पे आगे उनकी टक्कर हो गई, और बेसिकली क्या फील कर रहे होंगे वो, एम्बैरसमेंट, शेम, रिवल्जन, ड्रेड, कैसी फीलिंग होगी इनकी। फिर से एन फिंगर कहती हैं कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सिनेरियो कभी हो ही नहीं सकता। और ये सब बोल के हमें एन फिंगर दिखाना चाहती हैं कि जो पूरे आइडियाज है ना इनके, ये कितने फ्लुएंट हैं। लगातार ये लिखती जाती हैं और आपको देखने को मिलेगा, या आपको आप बैकग्राउंड में या कंटेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं आप, कि एन फिंगर का जो राइटिंग स्टाइल है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटर्स। क्योंकि जब ये लिख रही थी इस बारे में, लग्जमबर्ग ग्राम्सकी के बारे में स्टोरी में, तो उन्होंने बहुत कम फुल स्टॉप्स का यूज किया है। उन्होंने लगातार कॉमास,
सेमीकोलन्स का यूज किया है ताकि फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स बनी रहे। यहाँ तक कि जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें भी बहुत कम यूज किया गया है फुल स्टॉप्स का, जिससे वो एक के बाद एक के बाद एक आइडिया फैब्रिकेट करके कहीं ना कहीं से कुछ बात जोड़कर कहानी बनाती जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।